इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पर्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मेरे अंशिता रावत के साथ वक्त हो चला है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मौसम ने फिर बदला अपना मिजाज। देहरादून से लेकर आगरा तक बिछी कोहरे की चादर। मौसम विभाग के अनुसार अभी और शुष्क रहेगा मौसम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10वें इंटर डिपार्टमेंटल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। सीएम ने की उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब के प्रयासों की सराहना। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना। बोले, एसआईआर के मुद्दे पर रोजाना एक नया ट्वीट करते हैं अखिलेश। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीरों के सम्मान और रक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर दिया बड़ा बयान। अहिर रेजिमेंट के गठन के लिए फिर उठाई मांग। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मसूरी में की पत्रकारों से वार्ता। भारतीय जनता पार्टी पर बोले, तीखा हमला। बीजेपी नेताओं को बताया रावण का वंशज। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सबसे पहले रुक करते हैं मौसम की खबर का। दिसंबर में कड़ाके की ठंड पड़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया है। बात करें उत्तराखंड की तो मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। वहीं राजधानी देहरादून में घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जारी है। कोहरे के कारण दृश्यता कम हुई है, जिससे वाहन चालकों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बात करें ताज नगरी आगरा की तो आगरा में शीतलहर और घना कोहरा छाया हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शहर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मुरादाबाद शहर में भी घना कोहरा नजर आया। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अयोध्या शहर में भी न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 10वें इंटर डिपार्टमेंटल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये एक सराहनीय पहल है जिसमें राज्य के सभी विभागों की टीमें भाग लेती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से लगातार इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, जो खेल संस्कृति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में राज्य खेलों के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करेगा। उन्होंने युवाओं और सरकारी कर्मचारियों से खेलों में सक्रिय भागीदारी करने का आह्वान भी किया। नहीं, ये बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है जो उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब के द्वारा किया जाता है और इसमें सभी विभागों की टीमें इसमें भाग लेती है और लगातार पिछले 10 वर्षों से इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जहां इस प्रकार से सभी को एक से एक जगह पर खेलने का और मिलने का अवसर प्राप्त होता है। वहीं राज्य के अंदर जो हमारी खेल प्रतिभाएं हैं उनको भी कहीं ना कहीं इससे प्रोत्साहन मिलता है, आगे आने का अवसर मिलता है। और इस वर्ष हमारे राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन होगा उसके बाद से हमारी देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में हम खेलों में भी अच्छा करेंगे। इस बार 103 पदक जीतकर हमारे खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और हम जो लीगेसी प्लान खेलों को लेकर बना रहे हैं, 8 शहरों में 23 अकादमी खोलने पर काम कर रहे हैं, जिससे हमारे पूरे वर्ष भर के अंदर हजारों खिलाड़ियों को अच्छा प्रशिक्षण भी मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर भी मिलेगा।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अखिलेश यादव एसआईआर के मुद्दे पर रोजाना एक नया ट्वीट करते हैं। उन्होंने कहा कि एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य था जो बेहद आवश्यक था। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि इसके लिए चुनाव आयोग का आभार व्यक्त किया जाना चाहिए। श्री अखिलेश यादव जी का मैं लगातार कह रहा हूं कि बिहार चुनाव में उन्होंने सोचा था कि उनके रिश्तेदार श्री तेजस्वी यादव चुनाव जीत जाएंगे, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे और फिर उनका भी नंबर लग जाएगा। जब से बिहार का चुनाव वो हार करके आए हैं तब से उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ाया हुआ है। उनके द्वारा एसआईआर के मुद्दे पर अगर उनके ही ट्वीट उठा लिया जाए तो हर दिन कोई नया शब्द का प्रयोग करते हैं, नया विषय उठाते हैं। लेकिन एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम यह बहुत आवश्यक था और चुनाव आयोग को इसके लिए हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा काम जो 20-20 वर्ष में लगातार पहले भी होता रहा है, लेकिन इस समय जो हो रहा है ये आने वाले समय के लिए, चुनावों में शुद्धता के लिए, मतदाताओं की सत्यता के लिए, विदेशी घुसपैठियों से मुक्त मतदाता सूची के लिए और जो मतदाता स्वर्गीय हो गए हैं उनको मतदाता सूची से हटाने के लिए, जिनके नाम एक से अधिक स्थान पे उनका एक स्थान पर करने के लिए, जो हमारा युवा 18 साल की आयु पूरी कर रहा है उसका मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए यह अभियान चल रहा है। फार्म 6 भाजपा का कार्यकर्ता बूथ पे मेहनत कर रहा है। इनके पास कार्यकर्ता है नहीं, इनके पास गुंडे अपराधी माफिया हैं, तो इनके पास बूथ में काम करने वाला नहीं होगा तो इनकी यही दशा होगी। और जो कार्यकर्ताओं से युक्त पार्टी है जो दिन रात मेहनत करती है उसके कारण से हमारा बूथ सबसे मजबूत। लेखपाल भर्ती पे खाली हुआ, मैं आपको स्पष्ट तौर से बता दूं, उत्तर प्रदेश सरकार में आरक्षण के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं। ओबीसी का, एससी का, एसटी का, सामान्य वर्ग के गरीबों का जितना भी आरक्षण है 100% उसको देने की व्यवस्था की जाएगी और कोई अधिकारी गड़बड़ करेगा तो उस अधिकारी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाएगी। और इस संबंध में कल ही मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख दिया है, प्रमुख सचिव को लिखा है कि तत्काल इस गलती को सुधारो और इस पर कार्रवाई करो। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीरों के सम्मान और रक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि उन्हें उन वीरों का सम्मान करने का अवसर मिला जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी की मांग है कि वीरों के सम्मान में अहीर रेजिमेंट का गठन किया जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से शामिल किया था कि सरकार बनने पर अहीर रेजिमेंट बनाई जाएगी। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने दिल्ली की सरकार से मांग की है कि उत्तर प्रदेश में मिलिट्री स्कूलों की स्थापना की जाए ताकि प्रदेश के युवाओं को सेना में जाने के लिए बेहतर अवसर मिल सके। और आजादी के लिए योगदान किया हो और आजादी को बचाने के लिए जिन्होंने काम किया, आज हमारा सौभाग्य है कि ऐसे लोगों का हमें सम्मान करने का मौका मिल रहा है। रिजांगला जो लड़ाई थी उसके बारे में जब आप डॉक्यूमेंट्री देखेंगे, बीबीसी की डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की, तो आप खुद महसूस करेंगे और बहुत से साथियों ने देखा भी होगा कि किस तरीके से हमारे फौज के यही जवान लोगों ने आखिरी बुलेट, आखिरी बॉडी तक चीन की फौज का मुकाबला किया और एक एक जवान को न जाने कितनों से मुकाबला करना पड़ा। हजारों की संख्या में जो आए उससे मुकाबला किया और अपनी भारत मां की जमीन को, धरती को बचाने का काम इन्हीं वीरों ने किया। हमें खुशी है कि बहुत सारे लोगों से तो हम नहीं मिल पाए, लेकिन उस लड़ाई के ये लोग जो आज हमारे बीच हैं, हम सब गर्व है कि इनकी वजह से हमारे देश की रक्षा हुई है। और सैनिक, पक्की नौकरी वाला, आधी अधूरी नौकरी वाले अगर होते तो शायद हमें ये सम्मान करने का मौका भी न मिलता। तो आज के मौके पर जहां इन वीरों ने, इन बहादुर लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को और देश की धरती को बचाने का काम किया, जो इनकी बहुत पुरानी मांग रही, उस मांग से जुड़ते हुए हम लोग भी यही मांग करते हैं कि इन वीरों के सम्मान के लिए और उस रेजिमेंट के सम्मान के लिए, उन लोगों के सम्मान के लिए अहीर रेजिमेंट की मांग दोबारा हम लोग मांग करते हैं।
मुझे याद है देश की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने अगर मैनिफेस्टो में कभी लिखा तो वो इकलौती समाजवादी पार्टी थी जिसने अपने मैनिफेस्टो में ये डाला था कि समय जब भी हमें सरकार बनाने का मौका मिलेगा, दिल्ली की सरकार बनेगी तो हम सब लोग मिलकर के अहीर रेजिमेंट की बनाने का काम करेंगे। आज उस मांग को दोबारा हम लोग दोहराते हैं और लोग भी अगर कोई रेजिमेंट मांगना चाहें तो वो भी उनकी भी बनानी चाहिए। और साथ ही साथ, क्योंकि मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हूं, देश में कम है 5 मिलिट्री स्कूल हैं। दिल्ली की सरकार से पुनः मांग करता हूं, मैं पहले भी पत्र लिखा हूं, फिर मांग करता हूं कि मिलिट्री स्कूल्स यूपी में और बढ़ाए जाएं, क्योंकि यूपी में एक भी मिलिट्री स्कूल नहीं है। ये कंफ्यूज मत होइएगा कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में क्या फर्क है। सैनिक स्कूल तो हैं जगह जगह, लेकिन मिलिट्री स्कूल नहीं है। मिलिट्री स्कूल केवल 5 हैं। तो हमारी मांग है कि उत्तर प्रदेश में भी मिलिट्री स्कूल बनाए जाएं। राजस्थान में 2 हैं, कर्नाटक में 2 हैं, 1 हिमाचल में है। बेलगांव, बेंगलोर, अजमेर, धौलपुर और चैल 5 ही मिलिट्री स्कूल हैं। तो हमारी मांग है कि जब उत्तर प्रदेश से देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और उत्तर प्रदेश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो हमारी मांग होगी कि लखनऊ में बन जाए मिलिट्री स्कूल, इटावा में हमारे होम टाउन में बने, कन्नौज में बने, बनारस में भी बन जाए। ये हमारी मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे खुशी है इस बात की कि हमें सम्मान करने का मौका मिल रहा है। मैं अध्यक्ष जी का और अपने तमाम विधायक लोगों का सबका धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम में आप लोग भी शामिल हैं। मैं कहूंगा कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में प्रशासनिक फैसले अधिकारियों के विवेक से नहीं बल्कि भाजपा के इशारे पर लिए जा रहे हैं। रावत ने भाजपा को पूंजीपतियों की पार्टी बताते हुए कहा कि उसने गरीबों, बेरोजगारों और आम जनता के हितों की अनदेखी की है। उन्होंने भाजपा नेताओं को रावण के भी रावण बताते हुए उन पर अहंकार और अलंकार की राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा कि जैसे आज हुआ बेरोजगार है वैसे ही भविष्य में जनता भाजपा को भी बेरोजगार बना देगी। उत्तराखंड को खोखला करने का आरोप लगाते हुए रावत ने कहा कि राज्य की जमीन, संसाधन और पर्यटन स्थल चहेता और भारी लोगों को सौंपे जा रहे हैं, जिससे राज्य की आत्मा कमजोर की जा रही है। मनरेगा को लेकर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए और कहा कि भाजपा योजना का नाम बदलकर उसकी आत्मा खत्म कर रही है। उन्होंने मनरेगा को गरीबों के लिए कानूनी क्रांति बताया और कहा कि ग्राम विकास से सीधे रोजगार का मजबूत माध्यम था। हरीश रावत के इस बयान से उत्तराखंड की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी टकराव और तेज होने के संकेत साफ नजर आ रहे हैं। सत्य बोला है, लेकिन वो मैंने कहा ना कि भाजपा के लोग रावण हैं, रावण के वंशज हैं, तो ये जो है इनका वो अहंकार के साथ इस बात को कहते हैं, अहंकार के साथ ही कहते हैं। मैं कहता हूँ ये लोकतंत्र का तकाजा है कि किसी को रोजगार मिल जाता है, किसी का रोजगार छिनता है। और हे सदैव नहीं रहता, हे लोकतंत्र देवता, तो कभी हमारे संघर्ष के साथ भी न्याय करना, कभी इनको भी जो है ऐसा बेरोजगार बनाना जैसा बेरोजगार हूं मैं। इस राज्य के अंदर सारी प्राइम लैंड जितनी हैं उनको भाजपा ने और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बेच देने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंडियों के हाथ खाली एक खोखला उत्तराखंड रह जाए, जमीनें जो यहाँ की बहुमूल्य जमीनें हैं वो जो है गैर उत्तराखंडियों को बेच दी जाए, ये षड्यंत्र है। चेंज किया जा रहा है, उस योजना को खत्म कर दिया है। उसकी मूल आत्मा, महात्मा नाम क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया क्योंकि महात्मा भारत की संपूर्णता के, गरीब के, राम राज्य के प्रतीक थे महात्मा जो है, इसलिए योजना का नाम महात्मा रखा गया। उसकी आत्मा रोजगार की कानूनी गारंटी है, वो आज समाप्त कर दी गई है। उसकी आत्मा ग्राम विकास था, इसलिए
गांव में सीधा पैसा जाता था, गांव के लोग तय करते थे कि हम उस पैसे को कैसे खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे। आज वो समाप्त कर दिया गया। हमारा सीधा स्टैंड है, हम इसके खिलाफ देश भर में जन जागरण करेंगे और सत्ता में आएंगे तो अब महात्मा गांधी के नाम पर एक नहीं 1 दर्जन योजनाएं प्रारंभ करेंगे। महात्मा भारत की आत्मा है महात्मा गांधी। जो भी महात्मा गांधी के नाम को समाप्त करने की कोशिश करेगा, कांग्रेस उसके खिलाफ लड़ेगी। और कितने दुख की बात है कि प्रजावत्सल राम, भगवान रामचंद्र, वह हमेशा अपने भक्त वत्सल रहे हैं। गांधी से बड़ा कौन राम जी का भक्त था, जिसने कहा रघुपति राघव राजा राम, और मरते वक्त भी कहा हे राम। वो हे राम के साथ मरे जो है। और उसी भक्त से, महान भक्त से के नाम को तुम समाप्त करने का षड्यंत्र कर रहे हो, तो यह स्वीकार्य नहीं। हमको छीन लेंगे, आपसे, हमसे, सबसे छीन लेंगे। जो जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो अपने एक सम्मानपूर्ण जीवन के संघर्ष के रास्ते पे बन रहे हैं, उनसे सबसे छीन लेंगे और अंत में ये राम को जो है अडानी अंबानी के राम बना करके रख देंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में देश विदेश से आने वाले पर्यटक अब हाथी की सफारी का भी आनंद ले सकेंगे। वर्षों से बंद पड़ी इस सफारी के बहाल होने से देश विदेश के पर्यटकों में उत्साह है। देहरादून के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के आदेश जारी होने के बाद कॉर्बेट प्रशासन ने ये कदम उठाया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अपनी जैव विविधता, रॉयल बंगाल टाइगर और जंगल सफारी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। हाथी सफारी की बहाली पार्क की पर्यटन गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी। हाथी सफारी ढिकाला और बिजरानी जोन में शुरू की गई है। दोनों स्थानों पर सुबह और शाम के शिफ्ट में सफारी कराई जा रही है। ढिकाला में 2 हाथियों का उपयोग किया जा रहा है और पर्यटकों के लिए 2 रूट निर्धारित किए गए हैं। इन रूटों पर पर्यटक रामगंगा नदी, घने जंगल, विशाल ग्रासलैंड और विभिन्न वन्य जीवों का करीब से अनुभव ले सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर हाथी सफारी की बहाली खास क्यों है। हाथी सफारी को बंद हुए करीब 6 साल हो चुके थे। वर्ष 2018 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत पार्क में हाथियों के व्यावसायिक उपयोग पर रोक लगा दी थी। इसी आदेश के बाद हाथी सफारी पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। तब से स्थानीय पर्यटन कारोबारियों, गाइडों और महावतों और वन्यजीव प्रेमियों की ओर से लगातार मांग उठाई जा रही थी कि हाथी सफारी को संवेदनशील और सुरक्षित तरीके से एक बार फिर से शुरू किया जाए। जिस क्रम में पिछले महीने स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड और विभागीय अधिकारियों ने नियमों और सुरक्षा प्रावधानों के साथ इसे फिर से शुरू करने की अनुमति दी है, तो स्थानीय समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ढिकाला और बिजरानी जोन में पर्यटकों के लिए हाथी सफारी को पुनः खोल दिया गया है और पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कुछ निर्धारित ट्रैक बनाए गए हैं, तो उन्हीं ट्रैक पर सफारी की जाएगी और इस सफारी की अवधि 2 घंटे की गई है और इसमें जो हाथी सफारी शुरू हुई है उसको लेकर के काफ़ी उत्साह है वन्यजीव प्रेमियों में, पर्यटकों में। उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य विभाग के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री वीरू सहानी हापुड़ पहुंचे। हापुड़ आगमन पर राज्य मंत्री वीरू सहानी ने कार्यकर्ताओं और समाज के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राज्य मंत्री वीरू सहानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं समाज के हर वर्ग तक पहुंच रही हैं और लोगों को इनका लाभ भी मिल रहा है। इसके साथ ही राज्य मंत्री ने SIR के मुद्दे को लेकर विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा और विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में शौर्य शक्ति फाउंडेशन की ओर से एक विशाल शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में 500 प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने बताया कि शौर्य शक्ति फाउंडेशन पिछले 10 वर्षों से लगातार शिक्षा सम्मेलन का आयोजन करता रहा है और अब तक 5000 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा चुका है। इस दौरान समाजवादी नेता मोहम्मद फहद ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान 22 लाख छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए गए और शिक्षा को लगातार बढ़ावा दिया गया। कार्यक्रम में शिक्षा जगत से जुड़े 1000 से अधिक लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता आरिफ खान ने संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष शर्मा से बातचीत की, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज शौर्य शक्ति फाउंडेशन द्वारा विशाल शिक्षा सम्मेलन किया गया है, जिसमें 500 प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया है। 25 नंबर कॉलेजों के बच्चों ने यहाँ पर हिस्सा लिया है। लगभग 100 से अधिक शिक्षक और 1000 से ज़्यादा शिक्षा से जुड़े हुए लोग आज शामिल हुए हैं और ये प्रत्येक वर्ष शौर्य शक्ति फाउंडेशन की टीम के द्वारा कराया जाता है। जिले में अब तक कितनी जगहों पर ये हो चुका है कार्यक्रम? हमारा प्रयास रहता है प्रत्येक ब्लॉक में ये कार्यक्रम कराया जाए। अभी गढ़मुक्तेश्वर और सिंबावली ब्लॉक के 2 ब्लॉक में ये कार्यक्रम कराया गया है और आने वाले समय में धौलाना और हापुड़ में कराया जाएगा। महिला बुजुर्ग काफ़ी लोगों में यहाँ उत्साह दिखा, तो कितने स्कूलों के छात्र छात्राएं और कितने गांव के लोग यहाँ पर मौजूद थे? लगभग कितने?
यहाँ पर 25 इंटर कॉलेजों के लगभग 60 गाँव के लोग आज मौजूद थे और सभी का सम्मान संगठन के माध्यम से किया गया है, हमारी पूरी टीम के माध्यम से किया गया है। लगातार 10 सालों से ये हम लोग करते आ रहे हैं और शिक्षा का सकारात्मक वातावरण बनाना, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी जो कमियाँ हैं उनको दूर करना, यही लगातार हमारा प्रयास रहता है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं के लिए संदेश यही है कि सबसे पहले अच्छी शिक्षा लें और अपने लिए बेहतर काम करें, अपने क्षेत्र के लिए काम बेहतर करें, अपने देश के लिए बेहतर करें और सबसे पहले अपने पैरों पर खड़े हों। जब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे तो दूसरों के लिए बेहतर कर पाएंगे। यही युवाओं से मेरी अपील है और यही मेरी उनके लिए संदेश है। अगली खबर हरिद्वार के सिडकुल से है, जहां आपको बताते चलेंगे कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देशों पर बुजुर्गों की सुरक्षा व सम्मान को लेकर हरिद्वार पुलिस ने वृद्धाश्रम जाकर वृद्ध व्यक्तियों की कुशलक्षेम की। हरिद्वार पुलिस की इस पहल को वरिष्ठ नागरिकों ने भी सराहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देशानुसार जनपद पुलिस का वृद्ध व्यक्तियों एवं वरिष्ठ नागरिकों की कुशलक्षेम लेने का अभियान लगातार जारी है। इस क्रम में थाना सिडकुल क्षेत्र स्थित वृद्धाश्रम में जाकर बीट बुक के अनुसार जानकारी प्राप्त की और वहां निवासरत वृद्धजनों से भेंट कर उनकी कुशलता जानी। साथ ही पुलिस टीम ने वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी प्रकार की समस्या और आपात स्थिति में आपातकालीन नंबर 112 अथवा स्थानीय पुलिस से तुरंत संपर्क करने के संबंध में भी जागरूक किया। रुड़की में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइविंग, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग, नशे की हालत में वाहन चलाना और मॉडिफाइड रेट्रो साइलेंसर जैसे मामलों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए एसएसपी हरिद्वार द्वारा जनपद में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के क्रम में कोतवाली रुड़की पुलिस द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में पुलिस टीमें गठित कर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा गया, जिसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है। हरिद्वार पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। कोतवाली नगर क्षेत्र में दर्ज दुष्कर्म के मामले में वांछित आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता निवासी विष्णुलोक कॉलोनी बीएचएल रानीपुर हरिद्वार द्वारा कोतवाली नगर में शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शिवम सैनी निवासी मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में गाली गलौज की। प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली नगर में आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है। अभी के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।